नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह तीन विषय। राहुल गांधी चुनाव जीतने से ज्यादा देश सुधारने की धुन में। दूसरा, मोदी ट्रंप मुलाकात। मोदी जी ने पाया लेकिन भारत ने खोया। तीसरा, उत्तर प्रदेश में आप किसके भरोसे कर रही है विधानसभा चुनाव की तैयारी। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि एक छोटी रकम आपको हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके साथ आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है और हमें आपके सिर्फ आर्थिक सहयोग की आवश्यकता नहीं, हमें आपसे दो और अपील है। आपके दोस्त मित्रों से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कहीं से भी कुछ सार्थक लग रहा है तो कम से कम लाइक जरूर कर दिया करिए। आपके लाइक कर देने से हम लोगों की हिम्मत बढ़ती है। तो अब सबसे पहले बात कर लें, राहुल गांधी चुनाव जीतने से ज्यादा देश सुधारने की धुन में है। ये मैं कल राहुल गांधी की जो कोटा में उन्होंने एक सभा की, छात्रों की गूंज करके उसका नाम दिया और उन्होंने सभा उसके शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर दिया था कि ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर और वहां पे ना कोई कांग्रेस का झंडा था ना कोई कांग्रेस का लीडर था, राहुल गांधी अकेले इंटरेक्ट कर रहे थे और जैसा मुझे लगा कि किसी इवेंट मैनेजर को कार्यक्रम दिया गया था जो कांग्रेस का नहीं था और वो इवेंट मैनेजर ही उसको कंडक्ट कर रहा था। राहुल गांधी के बारे में आगे चले तो उससे मुझे एक दो चीजें लगती हैं कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा, मुझे इसलिए बार बार मैं भारत जोड़ो यात्रा में कि मैं रेफरेंस पॉइंट पे चला जाता हूं। उसने ना केवल राहुल गांधी की सारी पॉलिटिक्स को, उनके विचार को, उनके विमर्श को, उनकी सोच को एक क्रेडिबिलिटी दी, पर साथ ही साथ शायद राहुल गांधी के आउटलुक को भी बदल दिया है और वो लगातार ही इज री इन्वेंटिंग हिमसेल्फ। मैं व्यक्तिगत स्तर पे आपको बता दूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा में मैं जम्मू में उनसे मिला और भारत जोड़ो यात्रा में कुछ घंटे मैं भी साथ चला और जितनी देर मैं उनके साथ चला, जो भी समय था, आधा पौन घंटा, एक घंटा, जो भी था, राहुल गांधी पॉलिटिक्स से ज्यादा, उन्होंने बीच में जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में कुछ कुछ बातें पूछी, कैसे करते थे, क्या करते थे, लेकिन वो ज्यादा उनका ज्यादा था कि ये शक्ति, शिव, दुर्गा, इस पे उनका बहुत मतलब जिसको कहते हैं ना, इच्छा थी कि और समझ लें और जान लें। मैं क्या जानता, लेकिन जितना मुझे पता था उस पर वो बातचीत ज्यादा करना चाह रहे थे। मुझे ये बार बार एक दो चीजें लगती हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। गांधी जब लौटे साउथ अफ्रीका से तो गांधी ने चंपारण यात्रा की थी 1917 में। नील के जो किसान होते थे उनकी आवाज बनने के लिए। गांधी की आयु उस समय 48 वर्ष थी, लेकिन गांधी को जो लीडरशिप का जो रिकॉग्निशन, गांधी आ गए थे, गांधी फिर कांग्रेस में लग गए थे, पूरी तरह से कांग्रेस में थे, 1921 का आंदोलन भी कर, लेकिन जो एक गांधी को जिस समय से गांधी बने वो दांडी यात्रा थी। जो जितना हिस्ट्री मैं कोई उस तरह से नहीं, मैं एक बहुत सब्जेक्टिव बात बोल रहा हूं जिसपे हर एक का अलग अलग विचार हो सकता है। वो 1930 की बात है। मुझे उस और गांधी को 1930 तक देश ने एक्सेप्ट कर लिया था, अब कोई और नहीं था। जैसे पहले जब गांधी आए, चंपारण गए थे तो समय बहुत से और नेता भी थे, लेकिन 1930 आते आते केवल गांधी थे। मैं केवल जब गांधी बोल रहा हूं तो मैं गांधी विचारधारा की लार्जर कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं, ये नहीं कि बाकी लोग नहीं थे, लेकिन गांधी तब तक सबसे बड़े लीडर के रूप में गांधी थे। क्योंकि राहुल गांधी 2004 में आ गए थे और उनको भी करीब 17-18, 2022 में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया। 18 साल लगे उनको अपनी लीडरशिप को इस्टेब्लिश करने में और अब देश ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। उनकी लीडरशिप को, कांग्रेस पार्टी की बात छोड़ दीजिए, देश ने एक्सेप्ट कर लिया है। उनको डिस्क्रेडिट करने की खूब कोशिश होती है, बार बार भारत जोड़ो यात्रा को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश होती है। बहुत से जानकार ये बार बार कहते हैं कि साहब एक इंसिडेंट है, एक यात्रा से क्या सब कुछ चेंज कर सकता है। जी बिल्कुल, एक यात्रा अगर पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से आदमी एक बार भारत घूम लेना तो जीवन भर का आउटलुक खत्म, चेंज हो जाता है।
क्योंकि अब राहुल गांधी, जैसे गांधी हो गए थे, अब राहुल गांधी उस वंचित वर्ग, उस गरीब वर्ग, उस छात्र का, उस नौजवान का, उस बेजुबान लोगों की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है, और लोग उनको मान रहे हैं कि ये हमारी आवाज है। क्योंकि राहुल गांधी जब वहां कोटा में जब बोलना शुरू किए तो मुझे था कि, लेकिन राहुल गांधी का कैनवस बड़ा हो गया है। अब वो नीट सिर्फ एग्जाम में कैसे कैसे भ्रष्टाचार हुआ, उसको एक इंसिडेंट के तौर पर इस्तीफे की मांग नहीं, वो मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो एक उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, जब वो अपनी पार्टी में आते हैं तो वो बात करते हैं। लेकिन वहां पे वो लार्जर क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे थे, वहां पे वो शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे, और वहां पे वो कुछ मूलभूत प्रश्न उठा रहे थे, जो जिसने भी उसको देखा, और मैं आग्रह करूंगा, मैं इसमें इसका लिंक लगा दूंगा, आग्रह करूंगा कि प्लीज उसको एक बार देख लीजिए। बहुत सी चीजों में आपकी सोच बदल जाएगी कि अच्छा ऐसे है। क्योंकि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है, वो उन्होंने आंकड़ों के जरिए बहुत आसानी से समझाया कि ये सिलेक्शन की जगह रिजेक्शन की व्यवस्था है, जहां एक पोस्ट के पीछे 3,000 4,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 3,000 में से एक का सिलेक्शन होना है, 2,999 लोगों का रिजेक्शन होना है, तो ये कौन सी व्यवस्था है? फिर उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स दी, और उसको समझने के लिए मैं इसलिए उसको रिपीट करता हूं, मैं वहीं से उतार दे रहा हूं यहां, आप अगर पूरा देखेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं वहीं से उतार दे रहा हूं। उनका एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स, और ये 2-3 स्टैटिस्टिक्स मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये आपके सोच को चेंज कर देंगे। उन्होंने नीट की फैमिली स्पेंडिंग की बात की। उन्होंने कहा कि एक नीट पढ़ने के लिए जब बच्चा जाता है, लड़का लड़की कोई हो, तो उसके परिवार वाले कितना पैसा देते हैं, नीट की फीस क्या होती है, हॉस्टल में रहने की फीस क्या होती है, खाने पीने में कितना खर्च होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का खर्चा, खाने का खर्चा, बुक्स का खर्चा, एग्जाम फीस, ये सारा कुछ, ट्रेवलिंग ये सब लेके, और वही इसमें बच्चों से पूछा उन्होंने। 22 लाख स्टूडेंट्स नीट में अपियर हुए थे, और मोटे तौर पे जब उन्होंने ये सारा खर्चा जोड़ा था, ये आ रहा है 1,32,000 करोड़। केवल इन 22 लाख बच्चों के परिवार ने ये टोटल पैसा खर्च किया, 1,32,000 करोड़ एक साल में। और यहीं पे जब बात बड़ी आती है, जब वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजुकेशन बजट करीब इतना ही 1,40,000 करोड़ है, करीब यही बजट है। तो जो 22 केवल एक नीट की परीक्षा का में जो लोगों का पैसा निकलता है उसका ये, और ये रिजेक्शन प्रोसेस है। नीट में 22 लाख में 80,000 बच्चों का ही सिलेक्शन, 21,20,000 बच्चों का रिजेक्शन। फिर एक और आंकड़ा है, मैं उसको भी इसलिए कर दूं जल्दी से, क्योंकि आप अगर डिटेल देखेंगे समझ में आ जाएगा। उन्होंने बताया हिंदुस्तान के जो टॉप 5 एग्जाम्स होते हैं, एसएससी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कमीशन, यूपीएससी, आरआरबी रेलवे वाला, जेई और नीट, जेई इंजीनियर्स का और डॉक्टर्स का, इस पे कुल खर्चा, जो अलग अलग आंकड़े हैं मैं उसको नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूं, वहीं से लेके 3.5 लाख करोड़ रुपए उन परिवारों के अपना पेट काट के, अपना जमीन बेच के, अपना घर बेच के, अपना गहना बेच के, अपना भविष्य बेच के उन बच्चों को पढ़ाने की इच्छा से जाते हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपया करीब खर्च होता है एक साल में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का बजट इन 5 विभाग का मिलके इतना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, लेबर, साइंस, वुमेन एंड चाइल्ड, 5 विभाग का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खर्चा है, वो केवल ये हमारे जो टॉप 5 एग्जाम हैं उनमें व्यक्तिगत खर्चा इतना माँ बाप अपना कहते हैं ना, पेट काट के उसको करते हैं। और ये एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इस स्कीम में रिजेक्शन 98 फिर उन्होंने एक आखिरी आंकड़ा दे के मैं इस बात को खत्म करूंगा और दूसरी बात पे आऊंगा। उन्होंने बताया कि 1,000 छात्रों, और वो स्टैटिस्टिकली इसको प्रूव करते चल रहे हैं, 1,000 छात्रों में केवल 12 छात्रों को फॉर्मल जॉब मिलता है जिसमें सैलरी हर महीने मिलती है। 1,000 में ये स्टैटिस्टिक्स है। 80% इंजीनियर्स
आज की तारीख में बेरोजगार है। और इस 1000 में 12 को तो मिल गया पक्की नौकरी, और 691 को इनफॉर्मल या इनसिक्योर जॉब, गिग वर्कर्स, स्विगी में चले जा रहे हैं, जोमेटो में चले जा रहे हैं, मनरेगा में काम कर रहे हैं, कुली हैं, सेल्फ पकौड़ा बेच रहे हैं, मोदी जी के अनुसार, मोदी जी की सबसे फेवरेट स्कीम पकौड़ा बेच रहे हैं। ये भी सबको नहीं नसीब है। 691 और बच जाते हैं 297। आउट ऑफ 1000 है 297, मतलब 30% रिमेन्स अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। 297 बच्चे अनएम्प्लॉयड रहते हैं। और ये रेडीमेड वो हैं, आप किसी भी नशे के लिए, किसी भी डिप्रेशन के लिए इनकी क्या जिंदगी हो जाती है, वो देखने वाली बात है। और ये प्रश्न है जिसको राहुल गांधी उठा रहे हैं। उन्होंने वहां राजनीतिक प्रश्न उठाए, और ये पूरे सबकी। तो इसीलिए मैं जब कह रहा हूं कि अब वो चुनाव से ज्यादा देश को सुधारने की, इस देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारना शायद 1 नंबर की प्रायोरिटी है। क्योंकि जो शिक्षा चल रही है उसमें केवल पैसा निकालना, केवल पैसा किसी तरह से कसना और पेरेंट से पैसा निकाल के उन्हीं को कस के इस पे कर देना, ये साफ है। अब मैं 2-3 चीजें कर दूं और फिर इसको। राहुल गांधी की सबसे बड़ी बात कि इन बच्चों से बात करने का साहस है, उनके साथ आंख में आंख डाल के उनसे बात करने का साहस है, उनके अनकंफर्टेबल क्वेश्चन को आंसर करने का साहस है। और सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा देखेंगे, सोल्यूशन की भी बात है। दूसरा, एक राहुल गांधी एक और काम कर रहे हैं जो मुझे लगा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। गांधी जब आए थे तो गांधी को लगा था इस देश में, गांधी सूट बूट पहनते थे, गांधी तो लॉयर थे पक्के ना, कोर्ट में अपीयर होते थे, सूट पहनने वाले नेता। गांधी को लगा कि नहीं, इस देश में अगर आम आदमी से कनेक्ट करना है तो जो उसकी वेशभूषा है वही वेशभूषा है। और उस समय आम आदमी के पास 2 जोड़ी कपड़े नहीं होते थे। गांधी ने लंगोटी पहनी, गांधी ने एक धोती पहनी और उसी में जीवन गुजार दिया। राहुल गांधी को भी समझ में आ गया कि यहां पे और समझ में आ गया कि पहली मैं बात इसको कर दूं कि अगर आपको कनेक्ट होना है तो आपको उनके जैसा होना। वो लगे कि ये कोई नेता नहीं, हमारे बीच का कोई आदमी। ड्रेस, नेता की जगह उन्होंने नेताओं की ड्रेस हटाई, क्योंकि वर्दी हो गई अब तो कुर्ता पजामा खादी का, और उनके जैसा बन के दिखाया। कल तो और भी मुझे देख के अच्छा लगा, कल राहुल गांधी टी शर्ट में नहीं थे, कल राहुल गांधी बुशर्ट पे थे, जो बच्चे पहनते हैं, शर्ट बाहर करके पहने थे, पैंट जो आजकल थोड़ी स्लिम फिट है, मतलब पतले, मुझे वो पहनने में बहुत, मैं नहीं पहनता हूँ पैंट, बड़ी मुश्किल होती है आजकल चौड़ी बोरी की पैंट मिलना। अगर रेडीमेड सस्ता पड़ता है तो रेडीमेड खरीदते हैं, स्लिम फिट पैंट, शूज। और ये एक सीधे सीधे बिना कहे, ये हो सकता है उनके मन में ना हो, मोदी जी का जो ताम झाम, दिन में 4-4 ड्रेस बदलना, यहाँ वो इधर शॉल, उधर वो, इधर चश्मा, इधर इत्र, इधर टोपी, इधर मालूम नहीं क्या क्या पहनते हैं। और राहुल गांधी मोदी को रोज चैलेंज कर रहे हैं, स्पेसिफिक चैलेंज कर रहे हैं, जनरल चैलेंज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री को आज इन सब विषयों पे बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और अगर नहीं बोलते हैं तो फिर हटना भी पड़ेगा, ये भी तय। अब आ जाते हैं दूसरी बात। मोदी और ट्रंप जी की मुलाकात हो गई, G7 की मीटिंग। मोदी जी ने बहुत कुछ पाया, लेकिन भारत ने खोया, इस पर कहीं कोई दो राय नहीं है। अब मैं क्यों ये कह रहा हूं वो जरा मैं समझ लूं। देखिए, अब एक चीज क्लियर हो गई, 2 चीजें एक साथ हो गई, G7 की मीटिंग हुई, और दूसरा एक ये भी क्लियर हो गया कि अमेरिका और ईरान का युद्ध, अब एक उसमें युद्ध विराम, क्या MOU साइन हो गया, डिटेल्स की बात है, युद्ध खत्म हुआ। एशिया में अब ये क्लियर हो गया कि चाइना के बाद ईरान सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। चाइना के बाद ईरान सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। ट्रंप और अमेरिका की धमकियों से ईरान ने हार नहीं मानी, उनकी नाजायज मांगों को नहीं माना, और इतने दिन तक एक ऐसा देश जिसने बहुत कुछ सहा, जिसके यहां लोग मरे, शहीद हुए, लेकिन विजेता के रूप में अब इस्टैब्लिश हो गया है।
आज ईरान इज अ विनर। ईरान ने अपने को एक विजेता के रूप में विश्व के पटल पे अपने को स्टैब्लिश किया। G7 में मोदी जी को काफी कुछ कहने के लिए, G7 मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से काफी कुछ कहने के लिए देंगे। एक तो ट्रंप से मुलाकात हो गई, सबसे बड़ी बात नहीं हुई, ट्रंप से मुलाकात हो गई, इससे बड़ी क्या बात हो सकती थी। और ट्रंप ने उनके बारे में क्या क्या कहा। अब वो ट्रंप उनसे मजा ले रहा था, ये साफ साफ वो अगर आप देखिए, मतलब ये करके ही इज वेरी गुड, बट इज वो बट हर एक में लगा रहा था। दूसरा, मेलोनी से मुलाकात हो गई, इसके लिए तो आहा कहने ही क्या। एक चीज और हुई, अब ये मोदी जी के लिए अच्छी, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, मोदी जी कम से कम बात कर पाए किसी से, लेकिन पर्ची की जरूरत तो थी, और पर्ची दिख गई। जब वो लगातार बात कर रहे थे तो पर्ची तो दिख गई। अच्छी बात मैं ये कहूंगा कि मोदी जी ने अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं की, नहीं तो मोदी जी अंग्रेजी क्या क्या बोलते ये सब करने की कोशिश नहीं की। मोदी जी ने हिंदी में बात की, पर्ची उनको मिलती जा रही थी, पर्ची से बात कर रहे थे। बहुत से लोग हैं, मोदी जी की पढ़ाई का तो नहीं मालूम, लेकिन जो अगर पर्ची नहीं होती तो बहुत से लोग कई एग्जाम भी नहीं पास किए होते। तो मोदी जी भी उसी तरह से कम पर्ची के सहारे ट्रंप से उन्होंने अपनी मुलाकात पूरी कर ली। मेलोनी का उनका सबसे अच्छा जो सुखद पल है, हरदम उनको जीवन भर मेलोनी कहा कि मैं आपका इंस्टा में हम लोगों की जोड़ी बिल्कुल हिट है, ये शायद जीवन भर याद रहेगा। G7 में हमारी क्यों इतनी पूछ हो रही है, ये भी जरा समझ लेने की जरूरत है। फ्रांस इस बार होस्ट कर रहा है। हमने फ्रांस को अभी जब गए हैं मोदी जी तो 114 या 115 रफाल का नया ऑर्डर देके गए। फ्रांस की वो कंपनी बंद होने वाली थी अगर हमारा ऑर्डर रफाल का नहीं जाता, तो पूछ तो होगी। आप इतना बड़ा माल खरीद रहे हैं तो पूछ नहीं होगी। पर ट्रंप के साथ बातचीत में किसी बात का जवाब नहीं मिला। सीफेरर जो हमारे नाविक मारे गए, मर्चेंट नेवी के जो नाविक को मारे नहीं गए, जिनको अमेरिका ने मारा, उस पे जब मोदी जी ने, जब वहां पत्रकारों ने पूछा, मोदी जी ने पूछा, तो अमेरिका ने, ट्रंप ने कहा कि तो रिस्क वाला काम है ही, इट इज अ रिस्की जॉब। कोई कॉम्पनसेशन, कोई संवेदना हुई अपनी तरफ से ये कि गलती हो गई, कुछ नहीं। ट्रेड डील साइन होने वाली है, मोदी ये ट्रंप पिछले 1-1.5 साल से जब से आए तब से कह रहे हैं, कब होगी ये लॉलीपॉप को दिखाए रहते हैं, लेकिन ट्रेड डील के चक्कर में हमें सब तरह से, आप खरीदो, अब नहीं खरीदो, आप खड़े हो जाओ, आप बैठ जाओ, आप यहां से खरीदो, वहां से खरीदो, वेनेजुएला से खरीदो, फलाना खरीदो, ये सब कर रहे हैं। भारतीयों के वीसा पर वो बिल्कुल चुप रहे, क्योंकि भारतीयों का वीसा, भारतीयों के जो वहां रहते हैं उनके लिए एक बड़ा कष्ट है। जो लोग इसको जानते हैं, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त भी जो ठीक से भक्त हैं मोदी जी के, उनको भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके घर पे मामला आ गया है। ये भी जरा समझने की बात है कि भारत को क्या मिला यूएसए की दोस्ती से, क्योंकि जो पड़ोसी देश है उसमें चाइना और पाकिस्तान की तो बहुत अहमियत बढ़ गई। विजेता ईरान है, जो हमारा दोस्त देश था, अब वो दोस्त देश नहीं रह गया, वो न्यूट्रल देश है। ठीक है, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन अब वो न्यूट्रल है। जिस तरह से हमारी उसकी दोस्ती थी, वो दोस्ती अब नहीं है। आपने तो इजराइल चले गए थे उसके अगेंस्ट एक दिन पहले। आपको क्या मिला? आपका जो हारा हुआ देश जो इजराइल है, जिसको अब अमेरिका अपने एलाइज, उसका नाम भी नहीं लिख रहा है, उससे दोस्ती आपकी पक्की हो गई थी, क्योंकि आप उसके पास गए थे, आपने कुछ उससे राय मशवरा किया था उससे पहले। आपको क्या फायदा हुआ इजराइल से? वो जो सेंध मारी है कि इसका पता लगाओ, उसका पता लगाओ, इसने क्या हेरा फेरी की, उसने क्या, वो उस तरह के आपको पेगासस और इस तरह के वो सब देता रहता है सॉफ्टवेयर। आप उसी में कहीं की सरकार गिराना, कहीं कैबेले खरीदना, कहीं कैंपी खरीदने, इसी में लगे रहते हैं। आपको ये इजराइल से फायदा। यूएसए ईरान की वॉर की बात इसलिए कर लें क्योंकि इजराइल इज नाउ एज रेलीगेटेड एज एलाई। इजराइल की हैसियत 1-on-1 की नहीं रह गई। अमेरिका का चमचा या पिट्ठू जो भी बोल लीजिए, अमेरिका का चमचा या पिट्ठू जो भी बोल लीजिए, उस रूप में Iran has not only established himself, but he has been recognized, acknowledged by the superpower USA, जो अपने को कहता है, और सिर्फ यूएसए नहीं, पूरी दुनिया में। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वो एक ताकत के रूप में, एक पावर के रूप में स्टैब्लिश हो गया।
ईरान को कह रहे हैं ईरान इज फ्री टू सेल ऑयल, इस उसके बाद पर इंडिया ने जो कंसेशनल रेट हमें मिलता था, प्राइसिंग थी ईरान से, वो शायद वी हैव लॉस्ट। दूसरा खराब क्या हुआ इस वॉर के बाद, पाकिस्तान हैज कम क्लोजर टू ईरान, जो एक समय हम बहुत क्लोज थे। और ये केवल और केवल हमारी खराब विदेश नीति का है, जिसके लिए मोदी जी ज्यादा और जयशंकर रिस्पॉन्सिबल है। खामनाई जब सीना खामनाई की जब हत्या हुई थी, जब शहीद हुए थे, तो हमारे यहां से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अफसोस का नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस यूएसए ईरान वॉर का भारत की अर्थव्यवस्था और मुश्किल दौर में पहुंच गई है। मैं आखिरी बात कह के खत्म करूं, थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो। उत्तर प्रदेश में आप किसके भरोसे, माफ कीजिएगा फिर से, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी किसके भरोसे कर रही है विधानसभा चुनाव की तैयारी? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई लोगों को लगेगा कि भाई अच्छा ये भी कोई बात है। जी, उत्तर प्रदेश में ऐसी बात चल रही है कि सपा और अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ खिचड़ी पक रही है। उसका बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, जो इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस ने मिलकर बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया था। सपा को 37 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस पार्टी 120 सीट मांग रही है, 403 सीटें। उसकी कुल इस समय विधानसभा में 2 सीटें, तो अनरीजनेबल तो बिल्कुल है ये। अब उसकी दिक्कत क्या है कि शायद सपा उसको 60 सीटें देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि 80 एमपी क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, 80 एमपी आते हैं, तो कम से कम हर एमपी क्षेत्र से एक एक सीट तो हमें मिल जाए, हमारा रिप्रेजेंटेशन तो हो जाए उस एमपी उसमें, नहीं तो हम बिल्कुल साफ हो जाएंगे उस एमपी से। इस पे शायद राजी नहीं हो रहे, वो 60 तक हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अंततः वो 80 पे आ ही जाएगी। अब अखिलेश यादव की दिक्कत क्या है? अखिलेश यादव की दिक्कत क्या है कि बिना कांग्रेस के उनको भी पता है कि वोट उनकी तरफ शिफ्ट नहीं होगा। उससे पहले वो कई बार एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, बीएसपी के साथ भी, अकेले भी, ये सब कर चुके हैं। तो उनको इंडिया गठबंधन की जरूरत है अगर वोट उनके पास आना है, अदरवाइज वोट घूमेंगे नहीं। अब दिक्कत क्या हो रही है कि अखिलेश यादव जी की जो आंदोलन की, रेजिस्टेंस की छवि तो है नहीं, अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके मंत्रित्व काल में उन्होंने बेहतरीन काम किया, मैं कई चीजें गिना सकता हूं, मैंने कई बार कहा है, लेकिन कोई आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति नहीं। और सिर्फ पीडीए से काम नहीं चलेगा, वो पीडीए 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 कर रहे हैं, सिर्फ जात से नहीं काम चलेगा। अब एक क्या हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी कुछ इंडिया गठबंधन में अपना पैर घुसाना है, अभी तो बाहर निकल गए ऑफिशियली। अखिलेश यादव को कांग्रेस के ऊपर कुछ कंट्रोल रखना है, तो ये दोनों लोगों को सूट कर रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल आ जाएं तो उनको लगता है इससे मैं थोड़ा कांग्रेस पर कंट्रोल करूंगा। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि भाई अपना, अब हो क्या रहा है पंजाब में, करीब करीब ये तय है एज इट स्टैंड्स टुडे, आम आदमी पार्टी तो वहां से जा रही है। अब मुख्य मुद्दा यह है कि कुछ लोगों को अजीब सा लगेगा, वहां पे बीजेपी पूरी तैयारी की है बंगाल की तरह वापसी नहीं, पहली बार की, जैसे बंगाल में उसका सपना था। और बीजेपी को यह सूट करता है। देखिए, वो कांग्रेस को नहीं हराने में उसको दिक्कत है, सीधे सीधे। दिल्ली में कांग्रेस थी 15 साल, फिर आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी को हटा के अब दिल्ली बीजेपी बैठ गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया, अब वो बीजेपी लगी हुई है कि कैसे वो आम आदमी पार्टी को हटा के खुद कुर्सी पे काबिज हो। बीजेपी के लिए भाई कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी को हटाना ज्यादा आसान है। दिक्कत क्या हो रही है कि इन सब तिकड़मबाजी से खेल नहीं होता। तिकड़मबाजी की जरूरत है, जो बीजेपी बखूबी कर रही है। यूपी में छोटे छोटे दलों के साथ वो बातचीत लगातार चल रही है। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर को सब कुछ उल्टा पुल्टा करने के बाद भी कहीं से बांध के रखी हुई है। यूपी में एंटी इनकम्बेंसी खूब जाता है। दूसरा, बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई भी है। अब इसका फायदा अखिलेश यादव कैसे उठाते हैं, इंडिया गठबंधन को कहां तक फायदा मिलता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन पहली नजर में अगर अरविंद केजरीवाल को थ्रू अखिलेश यादव आते हैं तो वो मेरे ख्याल में इंडिया गठबंधन की स्थिति को मजबूत की जगह कमजोर करेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।